हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन पोर्टल द कैटलिस्ट आर एक्सेल। आज हम लोग 10th क्लास के एक नए टॉपिक ट्रिगोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रिगोमेट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऐसे यह इस क्लास के लिए एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है, लेकिन यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, हमारे डेली लाइफ के लिए भी, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। अगर हम इसमें देखें कि यह ट्रिगोमेट्री है क्या और किन पर्पसेस में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये ट्रिगोमेट्री जो है वह 3 टर्म्स ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से बना हुआ है। 3 वर्ड्स, 3 टर्म्स जो कंबाइन होकर के ये ट्रिगोमेट्री वर्ड फॉर्म करते हैं। ट्राई का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि ट्राई मतलब 3, गॉन ऐसे साइड्स या आप पार्ट्स भी कह सकते हैं, और मेट्रॉन दैट मीन्स मेजरमेंट। मतलब ये ट्रिगोमेट्रिक मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो, अब अगर हम 3 साइड्स या 3 पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास एक ही शेप ऐसा है जिसमें हम 3 साइड्स या 3 पार्ट्स का यूज करते हैं या होता है, वो है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें कि 3 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। 3 पार्ट्स की बात करें तो वर्टेक्स, एंगल्स एंड साइड्स, और साइड्स में भी 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि यह ट्रिगोमेट्री हमारा ट्रायंगल और ट्रायंगुलर शेप से रिलेटेड है। ठीक है, इसका यूज हमारा कहाँ हो सकता है या किन पर्पसेज में इसका यूज़ कर सकते हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई। तो इसमें कई बार हम ऐसे देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक पोल है, आप इस पोल का हाइट मेजर करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि हाइट क्या है, लेकिन प्रॉपर वे में आप इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे। ठीक है, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो हम स्केल से या मीटर टेप जो आता है उससे उसको मेजर कर सकते थे, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हाई हो तो प्रॉपरली डायरेक्ट हर कंडीशन में हम उसको मेजर कर पाएँ, यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। कि कुछ एक्सपर्ट्स हों जो उस पोल पर जो चढ़ जाए और वहाँ से जो इसको मेजर किया जा सके, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ तक पहुँच पाने, टॉप तक पहुँच पाने की, तो फिर उसको मेजर कैसे किया जाए। तो वैसे कंडीशन में करते क्या है कि किसी भी, या फिर दूसरा चीज़ हम ये कहें कि अगर ये हमको हाइट मालूम है, कि जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कुतुब मीनार है या कोई पिलर है जिसका हाइट हमको मालूम है, अगर हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो अभी और कितना डिस्टेंस हमको चलना होगा, ये जो है कैसे हम पता करें। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये मान ली कि डिस्टेंस से पता करना हो या इसका हाइट पता करना हो, तो वैसे कंडीशन में जिस डिस्टेंस को हमको मेजर करना है, जिस लेंथ को मेजर करना है, उसको ट्रायंगल का एक साइड कंसीडर करते हुए अगर हम उसको एक राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर ले, इमेजिन कर लें, तो वैसे कंडीशन में यह ट्रिगोमेट्री हमें हेल्प करता है कि हम उसको विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट के जो है हम उसके लेंथ को, उस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमको ये पता करना है तो इसको एक राइट ट्रायंगल का, चूँकि स्पेशली हम इसमें राइट ट्रायंगल को ही इमेजिन करते हैं, तो एक राइट ट्रायंगल का साइड इमेजिन करते हुए अगर अपने पोजीशन से एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लें, तो फिर इसको ट्रिगोमेट्री के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर ये हमें मालूम है कि वह हाइट कितना है, हमें कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करना होगा, ये अगर हम पता करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस साइड को, ठीक है, या इस हाइट को और ये डिस्टेंस पता करना है, तो इसको ट्रायंगल का 2 साइड कंसीडर करते हुए एक राइट ट्रायंगल अगर इमेजिन कर लें, तो फिर हम उसको जो है वहाँ पर
ट्रिगोमेट्री के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इजिप्ट और बेबीलोन जो है वहाँ पर इन चीज़ों का जो है यूज जो है, प्रैक्टिकल यूज जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऐसे आज के लाइफ में जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल वर्कआउट होते हैं, आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, उसमें आर्किटेक्ट जो हैं किसी डिज़ाइंस को क्रिएट करने के लिए जो मॉडल्स तैयार करते हैं, उन मॉडल्स का लेंथ, डिस्टेंस या मेजरमेंट्स वगैरह सब जो है इसी ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स के बेसिस पर या ट्रिगोमेट्री के हेल्प से जो है वह फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि इसमें हमें कंप्लीटली एक राइट ट्रायंगल इमेजिन करते हुए और उसमें जो भी मिसिंग टर्म्स हैं उन मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह ट्रिगोमेट्री वर्ड जो यूज किया गया है यह हमारा मतलब कि एक मैथमेटिकल ब्रांच के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कि हम ट्रायंगल के साइड और एंगल्स से रिलेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ relationships between sides and angles of a triangle or right triangle। ठीक, मतलब कि कह सकते हैं कि ट्रिगोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल और स्पेशली इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे बताया कि अर्लियर में या बहुत सारे जो आर्किटेक्ट्स जो है या बहुत सारे मोन्यूमेंट्स जो पहले बनते थे तो उसको बनाने के लिए ही जो है यह हमारा हेल्पफुल था और इसको जो है फाइंड आउट किया गया, इसको जो है डेवलप किया गया। अब इसमें अगर हम लें तो इसमें जैसे अगर एक राइट ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें जो भी कैलकुलेशंस हमारा होता है वह कैलकुलेशन इस राइट ट्रायंगल के जो एक्यूट एंगल्स हैं उन एक्यूट एंगल्स बेसिस पर ही लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B जो है वह हमारा राइट एंगल है। ठीक है, तो बाकी जो दोनों एंगल्स हैं A और C ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। मतलब कि इन राइट ट्रायंगल ABC अगर एंगल B इज इक्वल टू 90 हो तो देन एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल A और C जो है ये हमारे एक्यूट एंगल होंगे। तो इसमें बेसिकली जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं वह इन्हीं एक्यूट एंगल बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं। तो अब इसमें आता है कि इन साइड्स का हम रिलेशन जो क्रिएट करें वह रिलेशन हमारा कैसे क्रिएट हो, रिलेशंस को हम कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो जैसे कि इसमें जो भी रिलेशन हम डिफाइन करते हैं वह उन साइड्स का एंगल के रिस्पेक्ट में जो रेशियो होता है उस रेशियो के थ्रू डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम किस एंगल को कैलकुलेशन के लिए या ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रूप में लेते हैं ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग 3 टर्म लेते हैं, एक हाइपोटेनस जिसको हम लोग H लिखते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर जिसको P और तीसरा बेस जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। तो डेफिनेटली है कि ये हमारा H हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि साइड अपोजिट टू राइट एंगल
राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। अब इसमें आता है कि परपेंडिकुलर और बेस, चूँकि बाकी जो दोनों रिमेनिंग साइड्स होते हैं इनको हम परपेंडिकुलर लेग्स कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लेग्स कहने का अर्थ क्या है कि वह दोनों आर्म्स जिसके कॉम्बिनेशन से या जिसके ज्वाइंट से वहाँ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि फिर परपेंडिकुलर किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे। जब हमारा दोनों ही परपेंडिकुलर लेग्स हैं तो परपेंडिकुलर किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे। तो ये कंप्लीटली कंसीडर होगा कि हम इन दोनों में से किस एक्यूट एंगल को एज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या रिलेशन को जो है डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर कह सकते हैं कि साइड opposite to that acute angle taken as point of observation। ठीक है, मतलब कि वह साइड जो एक्यूट एंगल जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रूप में लिया जा रहा है जहाँ से हम कैलकुलेशन को कर रहे हैं उसके अपोजिट में है, वह हमारा जो होता है एज अ परपेंडिकुलर के रूप में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इस एंगल को लेते हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और तीसरा आता है बेस, तो साइड एडजेसेंट टू that acute angle taken as point of observation। ठीक है, तो अगर C को हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा। अगर यही यहाँ पर A को हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लें तो A के अपोजिट साइड हो गया BC, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके एडजेसेंट ये तो बेस हो जाएगा। तो इसमें हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे साइड्स हैं वह साइड परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ये जो कंसीडर किया जा रहा है यह उस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एंगल कैलकुलेशन के लिए या फिर रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए या फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ से ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं उस पॉइंट को ले रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली यहाँ पर डिपेंड किया कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कौन सा ले रहे हैं। हाइपोटेनस आपका फिक्स है कि राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनस होगा। जो एंगल एज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर और एडजेसेंट जो होगा वो हमारा बेस होगा। अगर ए को लिए तो ए के सामने BC है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, AB एडजेसेंट है तो ये हमारा बेस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले ट्रायंगल में हमको पहचानना होगा कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ठीक है, एंगल C के लिए तो परपेंडिकुलर AB हो गया और बेस BC हो गया। एंगल A के लिए तो BC परपेंडिकुलर हो गया और AB हमारा बेस हो गया। तो सबसे पहला काम था कि उस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट जो है वो हमारा हाइपोटेनस है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर वो आपका वेरी करता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या एंगल फॉर कैलकुलेशन जो हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ये तीन चीज़ हमें पहचानना जरूरी था। अब इसमें अगर हम आते हैं तो इन साइड्स के बीच जो रिलेशन होता है, ठीक है, टर्म्स यूज्ड टू डिफाइन relationships of sides, तो इनको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि इस ट्रिगोमेट्री में जो हम
साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो उन साइड्स के बीच जो रिलेशन हम क्रिएट करते हैं, उन रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए जिन टर्म्स का यूज करते हैं वह टर्म्स हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ठीक है, उन ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स को ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। रेशियो क्यों? क्योंकि ये जो है बताता है कि रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो के रूप में वह रिलेशन डिफाइन होता है, इसलिए उसको हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि उन साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन क्रिएट करने के लिए हम जिन टर्म्स का यूज करते हैं वह टर्म हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है। अब आए हम ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लें तो इसके लिए थोड़ा सा हम बैक में चलेंगे कि ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है वो है क्या और इनको लाया कहाँ से गया, किसने लाया। तो अगर हम थोड़ा सा अर्लियर में चले, अपने एंशिएंट हिस्ट्री में चलें, तो इसमें हम नॉर्मली मानते हैं क्या कि अबाउट 500 AD जो है, इसमें हमारे मैथमेटिशियन या मैथमेटिकल स्कॉलर जो हैं आर्यभट्ट जो है, उन्होंने इस ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स जो हम यूज करते हैं, इन रेशियोज को डिफाइन करने के लिए इसके बारे में उन्होंने बताया। सबसे पहले उन्होंने जो है इसके लिए यूज किया। ठीक है, तो जो ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स हम यूज करते हैं उसमें 6 टर्म्स हैं। एक साइन, कोसाइन और टेंजेंट, 3 ये मेन है और बाकी 3 जो है वह इसके रेसिप्रोकल है, इनके रिवर्स टर्म है। ठीक है, तो जैसे हम वर्ड जो है सबसे पहले डेवलप हुआ हमारा साइन, ये तो बहुत लेटर, बहुत बाद में आए। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले जो वर्ड यूज किया वह था साइन। इस साइन को जो है उन्होंने अपने बुक आर्यभट्टियम में यूज किया है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसमें उन्होंने जो है इस साइन वर्ड का यूज किया है। ठीक है, उन्होंने जो वर्ड इसमें यूज किया साइन के लिए वो था अर्ध जया। ठीक है, तो अर्ध जया वर्ड जो यूज किया गया, तो अर्ध जया का अर्थ हो गया हाफ, और जया मतलब कॉर्ड। मतलब कि किसी भी सर्कुलर में जो हम लोग कॉर्ड यूज करते हैं, उस कॉर्ड के हाफ लेंथ को उन्होंने अर्ध जया कहा, जो बाद में चल करके साइन के रूप में कन्वर्ट हुआ, साइन के रूप में यूज किया जाने लगा। तो आर्यभट्ट ने वर्ड यूज किया अर्ध जया, हाफ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो अर्ध जया को जो है बाद में जो जया या जीवा, जो हिंदी का ये कॉर्ड का हिंदी होता है जीवा, इसी जीवा से लिया गया है। जीवा से जया बना और उस जया का आधा तो अर्ध जया, हाफ ऑफ द कॉर्ड को लिया गया। ठीक है, अब यही जया जो है यह बाद में चल करके जो है यह मतलब कि साइन के रूप में जो है लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने हाफ ऑफ द कॉर्ड के लिए अर्ध जया वर्ड का यूज किया। जया जो है वह जीवा से बना हुआ है। ठीक है, तो हाफ ऑफ द कॉर्ड या हाफ जीवा का आधा जो होता है वो हमारा अर्ध जया हुआ, और उसी के लिए उन्होंने जो है साइन का यूज किया गया, जो बाद में चल करके और यह एब्रिविएशन के रूप में सीन लिखा, पढ़ा साइन ही जाता है लेकिन लिखा सीन जाता है, जिसको कि फर्स्ट टाइम जो है एडमंड गुंटर
इन्होंने जो है इस एब्रिविएशन का यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से अर्धजया से होते हुए साइन और साइन से सीन के रूप में एब्रिविएशन का यूज किया गया। ठीक है, अब इसमें आया कि इस साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के लिए तब वहाँ पर कोसाइन यूज हुआ। ठीक है, जिस कोसाइन को बाद में चल करके जोनास मूरे जो हैं उन्होंने इसको एब्रिविएशन कॉस दिया। ठीक है, और फिर इन दोनों का जो रेशियो था उसको जो है टेंजेंट के रूप में लिया गया। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने साइन जो हाफ ऑफ द कॉर्ड अर्धजया, ठीक है, जिसको कि जीवा का आधा कहा जाता है, उसको लिया। वह अर्धजया बाद में चल करके साइन, और साइन से जो है एडमंड गुंटर जो है उन्होंने उसके शॉर्ट एब्रिविएशन के रूप में सीन का यूज किया। अब बाद में आया कि चूँकि यहाँ पर दो जो एक्यूट एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे किसी एक एंगल के लिए हम साइन रेशियो को फाइंड करते हैं तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री को फाइंड आउट करने के लिए तो फिर एक नया जो है कोसाइन जो है दिया गया। ठीक है, ये कोसाइन फंक्शन जो था वह उसके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के लिए लिया गया, जो बाद में चलकर जोनास मूरे के थ्रू जो है कॉस के रूप में एब्रिविएट किया गया। और फिर उसके बाद जो है टेंजेंट्स आया। अब इन्हीं तीनों का जो है रिवर्स हमारा जो था वह था कॉसेक, जिसको कॉसेकेंट कहा जाता है, बाद में इसको कॉसेक लिखा गया। उसके बाद सेकेंड से जो है सेक लिया गया, और फिर कोटेंजेंट से जो है शॉर्ट एब्रिविएशन कॉट लिया गया। तो इस तरीके से जो है मतलब कि यहाँ पर हमारे जो है 6 ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स हैं, जिन ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स के हेल्प से जो है हम इन साइड्स और एंगल के बीच जो है रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, या उनके एंगल्स से उनके साइड्स का रिलेशन जो है बनाया जाता है। तो इसमें 3 हमारे मेन हो गए, एक साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ठीक है, जिसको सेन, कॉस और टेन लिखा जाता है। इन 3 के रेसिप्रोकल, ठीक है, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन के रूप में लिया गया कॉसेकेंट। ठीक है, तो ये हमारा सीन लिखा जाता है। तो 1/sin जो हो गया तो इसको हम लोग शॉर्टली कॉसेक लिखते हैं। उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल, कोसाइन का रेसिप्रोकल सेकेंड, जिसको सेक लिया गया, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, जिसको कॉट लिया गया। तो इस तरह से 6 ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स जो हैं उन साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन क्रिएट करने के लिए लिया गया, और पूरा ट्रिगोमेट्री इन्हीं 6 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला आज का हमारा काम हो गया कि ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, इन ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानना कि ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज कैसे उन साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसमें कि एंगल B = 90 डिग्री है, इसमें लेट एंगल C = थीटा, इस एंगल को एज अ थीटा के रूप में कंसीडर करें। एक सिंबॉलिक एब्रिविएशन कि हम एंगल C के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन एंगल C के लिए हो रहा है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में करेंगे क्या कि साइन C, जिसको कि नॉर्मली हम साइन थीटा लिखते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। कॉस C दैट इज कॉस थीटा
बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, tan c तो tan थीटा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इसी 3 से इनका रिवर्स प्रोसेस कॉसेक c या यूँ कहे कि कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक c तो सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉट c दैट इज कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये 6 टर्म्स हैं इनको ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिगोमेट्रिक टर्म कहते हैं। और ये चूँकि रेशियोज हैं तो ये रेशियो किन साइड्स का है वो हमारा यहाँ पर दिया गया है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एंगल एज ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रूप में लेंगे उसके सामने जो साइड होगा वह परपेंडिकुलर, एडजेसेंट जो होगा वह बेस, और राइट एंगल के अपोजिट जो होगा वह हाइपोटेनस होगा। अगर एंगल को चेंज करते हैं सी की जगह अगर ए के लिए हम लेते हैं तो फिर हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाता, बेस चेंज हो जाता, हाइपोटेनस पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये 6 हमारे ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स हैं जिस पर कि हमारे ट्रिगोमेट्रिक्स जो हैं वह जुड़े हुए हैं। अब इसमें है कि ये तो हमारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब इसमें आता है कि जैसे इन साइड्स के बीच आपस में रिलेशन होता है तो उसी बेसिस पर इन ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनमें भी आपस में रिलेशन होता है। ये भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं जिसको कि हम ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। जैसे कि आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी पढ़े हैं कि वेरिएबल्स के बीच के वैसे रिलेशन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो उन वेरिएबल्स के किसी भी वैल्यू के लिए जो है वह सेटिस्फाइड होते हैं। उसी तरह से ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहने का अर्थ हो गया कि ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स के बीच एक रिलेशंस जो एंगल्स के किसी भी वैल्यू के लिए जो है वह सेटिस्फाइड होते हैं। एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखना होगा कि एंगल्स जो होते हैं वह हमारा साइड्स के रेशियोज पर डिपेंड नहीं करता। साइड का लेंथ जो होता है उस पर एंगल डिपेंड नहीं करता है। एंगल के ऊपर जो है, क्योंकि एंगल अगर आपका सेम है तो इन ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें इन साइड्स को हम जितना बढ़ाते जाएंगे तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा जबकि एंगल हमारा वही रहेगा। तो रेशियो जो है वह रेशियो में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। रेशियो जो होगा वह हमारा उसी तरह से रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि रेशियो का जो है उसके एंगल से कोई रिलेशन नहीं है, एंगल से उस पर कोई इफेक्ट। तो इनमें एंगल्स जब तक चेंज नहीं होगा उस कंडीशन में साइड्स के जो रेशियो है वह रेशियो चेंज होंगे, क्योंकि एंगल सेम रहने पर साइड्स जो है वह इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है उसका लेंथ, लेकिन रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पर इन ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स जो है जब तक एंगल चेंज नहीं होगा उस कंडीशन में ट्रायंगल का साइज बड़ा छोटा कुछ भी हो उससे उसके रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि वह ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इन ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स के बीच कौन से रिलेशंस हैं जो इन एंगल्स के वैल्यू मतलब कि अगर चेंज नहीं हो या किसी भी एंगल्स के लिए वो हमारे जो है मतलब कि यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, सही होते हैं, उन रिलेशंस को देखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर पाइथागोरियन ट्रिपलेट से होता है। ठीक है, इसको अगर हम 1 ले तो फर्स्ट में डिवाइडिंग 1 बाई एच स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम एच स्क्वायर से डिवाइड करें तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये हो गया p बाई एच का स्क्वायर, b बाई एच का स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1। तो p बाई एच क्या है तो साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक आइडेंटिटी ये हमारा हो गया, जिसे हम दो नए आइडेंटिटीज बना सकते हैं। एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान में रखना कि प्लस और माइनस जो एडिटिव फॉर्म में आइडेंटिटीज हैं वह जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में यूज होते हैं। ये नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो हम कहें कि अगर हम इसमें से सब में से स्क्वायर हटा दें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू भी 1 होगा, तो वो हमारा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने का अर्थ है कि दोनों तरफ रूट करना, और ये दो एडिटिव टर्म्स है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इनमें से रूट रिमूव नहीं होगा। इसलिए ये अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का वैल्यू सेम रहने के लिए ये रिलेशन हमारा एप्लीकेबल है, इसमें कोई चेंजेज हमारा नहीं हो सकता है। हम इसमें कर सकते हैं जैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हमको कॉस थीटा लेना हो तो ये स्क्वायर जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ इस पूरे पर रूट लगा सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई चेंजेज इसमें नहीं होगा। दूसरा इसमें लें तो 1 डिवाइडेड बाई, अब इसमें जैसे ले लें बी स्क्वायर, अब इस फर्स्ट इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये p बाई बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1, और ये h बाई बी का स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए p बाई बी क्या है, tan है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू h बाई बी, सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा रिलेशन हमारा हो गया। अब इसमें भी दो ले सकते हैं कि अगर ये 1 उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर को अगर हम ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी हो गया। उसी तरह से थर्ड के केस में जाएं तो डिवाइडिंग 1 बाई, अब पी स्क्वायर से डिवाइड करें, ठीक, तो ये हो गया पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बी बाई पी का होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एच बाई पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस बी बाई पी क्या हो गया कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और एच बाई पी क्या हो गया कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे दो रिलेशन हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीन ऐसे आइडेंटिटीज हैं जिनको हम नॉर्मली एडिटिव आइडेंटिटीज कह सकते हैं, जो जिस फॉर्मेट में हैं वह उसी फॉर्मेट में यूज होते हैं। वहाँ स्क्वायर को हटा करके हम क्यूब या सिंगल टर्म्स में नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ का इसमें ध्यान में रखना होगा कि कॉस थीटा का स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, न कि कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर थीटा जो है वह उस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जो भी हमारा स्क्वायर होता है उस ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के लिए स्क्वायर होता है, न कि उस एंगल के लिए स्क्वायर होता है। इसलिए कॉस थीटा का स्क्वायर का अर्थ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, न कि कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर के रूप में हम लिखें। ठीक है, तो तीन तो ये हो गया। अब इसमें हमारे तो कुछ रिलेशंस या कुछ आइडेंटिटीज ऐसे हैं जो इनके मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिए जाते हैं। जैसे फोर्थ नंबर में लें तो इसमें हम जैसे लेते हैं कि P बाई एच इंटू एच बाई पी इक्वल टू 1। ठीक है, P से P कैंसिल होगा, H से H कैंसिल होगा, तो ये हो गया क्या P बाई एच साइन थीटा और B बाई एच एच बाई पी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 1 हो, इसका अर्थ क्या है कि दोनों टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं।
मतलब कि यहाँ पर साइन और कॉस वन प्रोडक्ट साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट 1 है। इसका अर्थ हो गया कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं दो टर्म 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और दूसरा 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह से b बाई एच इंटू एच बाई बी इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसमें हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि कॉस और सेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो इसमें हमारा दो टर्म हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस सेक रेसिप्रोकल है। उसी तरह से हम आगे बढ़ें तो P बाई बी इंटू बी बाई पी इज इक्वल टू 1। P बाई बी क्या हो गया टेन थीटा और B बाई पी कॉट थीटा 1। मतलब कि टेन और कॉट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और 1 बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, 7 नंबर में जाएं तो जैसे P बाई बी है, अगर यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को H से डिवाइड करें तो P बाई एच बाई बी बाई एच लिखा जा सकता है। तो P बाई बी क्या हो गया टेन थीटा, P बाई एच साइन थीटा और B बाई एच कॉस थीटा। मतलब कि टेन साइन और कॉस का रेशियो होता है। उसी तरह से B बाई पी है तो इसको B बाई एच बाई पी बाई एच लिख सकते हैं। तो ये हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो चूंकि एक राइट ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं उन तीनों साइड के बीच आपस में एक रिलेशन है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। उस जब साइड्स के बीच रिलेशन है तो साइड का ही रेशियो हमारा ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो डेफिनेटली है कि साइड्स का रेशियो है तो उनके कारण इन ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स के बीच भी रिलेशन होता है और उन्हीं रिलेशन को हम ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। तो इस तरह से भी बहुत सारे आपको आइडेंटिटीज़ हैं जो आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो नंबर ऑफ आइडेंटिटीज़ जो है वह बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तत्काल अभी हमें इनिशियली जो ट्रिगोमेट्री के बेसिक टर्म्स हैं उनमें इतने ही आइडेंटिटी का यूज करना है। फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसका यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया ट्रिगोमेट्रिक रेशियो और उन ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के बीच जो रिलेशन है वो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक टर्म्स हो गए जो कि पूरे होल ट्रिगोमेट्री को जो है डिफाइन करते हैं। होल ट्रिगोमेट्री जो है इन्हीं टर्म्स, इन्हीं आइडेंटिटीज, इन्हीं फैक्टर्स पर जो है डिपेंड करता है। तो यह टॉपिक किसी भी ट्रायंगुलर शेप और स्ट्रक्चर्स में, खास करके जो राइट ट्रायंगुलर हैं उनमें किसी भी मिसिंग साइड्स को जो है फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जहाँ पर कि हमारे एंगल्स और कुछ इंफॉर्मेशन साइड्स के बारे में दिया हुआ हो। अब इसमें हम देखें कि इन टी रेशियोज को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लें कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 4/5 then find other t ratios।
इसमें आपको एक टी रेशियो दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 4/5। इसके हेल्प से हमको बाकी टी रेशियोज निकालने के लिए कर सकता है, या इसके हेल्प से कोई ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा सकता है, उसको वेरीफाई करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे हम इसको यूज करेंगे ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हमारा जो है ट्रायंगल्स मेंशन किया हुआ है या नहीं। अगर ट्रायंगल मेंशन नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट जो है PBH साइज के रूप में हम ले सकते हैं, और ट्रायंगल मेंशन किया हुआ तो ट्रायंगल का फिगर बनाकर उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के साइड का नेम हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया हियर साइन A इज इक्वल टू 4/5 या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो साइन क्या होता है, P/H इज इक्वल टू 4/5। तो ये दो रेशियो जब इक्वल होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन को इक्वलाइज करने के लिए एक कांस्टेंट हम लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक कांस्टेंट K ले लिए। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में P/H इज इक्वल टू 4/5 है। तो आप अर्लियर क्लासेस में रेशियोज के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, रेशियोज में एक टर्म आता है अल्टरनेंडो। ठीक है, एक टर्म आता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में हम करते क्या है कि डायगोनली किसी भी एक टर्म्स को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि इसको हम P/4 इज इक्वल टू H/5 लिख सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में इक्वल टू K लेते हैं, तो P/4 इज इक्वल टू K है, तो P इज इक्वल टू 4K, और H/5 इज इक्वल टू K है, तो H इज इक्वल टू 5K लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर P/H इज इक्वल टू 4/5 है, उसको K अगर हम कंसीडर करते हैं, तो इतने प्रोसेस करने के बाद हम P इज इक्वल टू 4K और H इज इक्वल टू 5K लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर लें P इज इक्वल टू 4K एंड H इज इक्वल टू 5K। अब जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं वह ट्रायंगल के तीनों साइड पर डिपेंड करते हैं, जिसमें से दो साइड्स हमारे पास अवेलेबल है। ये ध्यान में रखना है, बिना कांस्टेंट के हम वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट इक्वल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर P और H है, हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट से वहाँ पर B² को निकाल लें, तो H² माइनस P², तो 5K का स्क्वायर माइनस 4K², तो 25K² माइनस 16K², तो 9K², तो B इज इक्वल टू 3K। अब हमारे पास PBH तीनों हो गए, तो फिर उस कंडीशन में हम करेंगे क्या, देन साइन दिया हुआ है, तो cos A इज इक्वल टू B/H, तो 3K/5K, 3/5 tan A P/B, तो 4K/3K, 4/3 cosec A H/P, 5K/4K, 5/4 sec A H/B, तो 5K/3K, 5/3 और cot A B/P, तो 3K/4K, तो 3/4। ठीक है, तो एक टी रेशियो दिया हुआ था, बाकी टी रेशियो निकालने के लिए कहा गया, तो हम PBH तीनों साइड्स को फाइंड करके और फिर हम इसको नॉर्मली निकाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल का नेम नहीं दिया है तो अगर यही इसमें कहता कि इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन A इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड cos C, tan A एंड sec A। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे, बनाने का तरीका सेम रहेगा,
बस यहाँ ट्रायंगल मेंशन नहीं किया था तो हम सीधे PBH करके ले लिए, और जहाँ ट्रायंगल मेंशन किया है वहाँ पर पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ये ABC, तो इसके लिए ये ध्यान में रखेंगे कि ये हमारा H हो गया, एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। तो यहाँ क्या आ गया, साइन A इज इक्वल टू 4/5 है, तो A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो BC बाई हाइपोटेनस ये AC इज इक्वल टू 4/5 इक्वल टू K, तो BC इज इक्वल टू 4K एंड AC इज इक्वल टू 5K। अब फिर इसमें AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर करके ऐसे ही उसको हम इवेलुएट कर लेंगे। तो मान लीजिए 3K हो गया, तो ये 4K, 5K एंड 3K। अब इनमें जिन टी रेशियोज का वैल्यू निकालना है उन टी रेशियोज को हम देखेंगे कि एंगल कौन सा यूज करना है, एंगल कौन सा हम ले रहे हैं, और उसके लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस में आपका कहीं कोई चेंज नहीं है। तो जैसे cos C है, तो cos क्या होता है, B/H। ठीक है, कॉन्सिडर हमारा रहेगा B/H, तो C के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हुआ, तो BC बाई हाइपोटेनस AC, तो 4K/5K, 4/5। इसका tan A है, तो tan क्या होता है, P/B, तो A के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस AB, तो 4K/3K, 4/3, और फिर sec A, तो sec क्या होता है, H/B, तो A के लिए H तो यही हो गया AC, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस AB, तो 5K/4, 3K, तो 5/3। ठीक है, तो ट्रायंगल अगर देता है तो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का नेम लिख करके बनाएंगे, नहीं देता है तो हम PBH करके भी बना सकते हैं और ट्रायंगल ले करके भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो जो एंगल्स दिया उस एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू लिए। ठीक है, तो एक टी रेशियो दिया, बाकी रिमेनिंग निकालने के लिए कह दे या कुछ पार्टिकुलर्स कह दे, तो बनाने का प्रोसेस हमारा यही रहेगा। अगर इसी में कहता कि जैसे ये फाइंड अदर टी रेशियो नहीं कह करके अगर यहाँ कहता इवैल्यूएट साइन थीटा माइनस टेन थीटा बाई 2 सेक थीटा, तो सारे प्रोसेस हमारा यहाँ तक पहले तो ये होता PBH, जब तक तीनों साइड नहीं होगा तब तक हम कोई वर्क नहीं कर सकते। तो यहाँ तक वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में जिन जिन टर्म्स का यूज है उनका वैल्यू जैसे अभी हम निकाले थे, ठीक है, सिर्फ इन्हीं का वैल्यू निकालेंगे, पूरे का नहीं निकाल करके, जितना ज़रूरत है उतना निकालेंगे, उनका वैल्यू पुटअप करके और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर इसी को वेरीफाई करने के लिए कहता है तो फिर पहले LHS और फिर RHS का वैल्यू अलग अलग निकाल करके हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। LHS RHS इक्वल हो गया तो वेरीफाई हमारा हो सकता है। ठीक है, तो बनाने का तरीका एक ही है कि पहले हम तीनों साइड PBH कंसीडर कर ले, पता कर ले, और उसके बाद अगर बाकी टी रेशियो निकालना है तो पूरा निकाल दीजिए, कुछ पार्टिकुलर निकालना है तो उस पार्टिकुलर को ही जो जो कहे उसका निकालिए। एंगल अगर नाम दिया है तो जैसा एंगल होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, नहीं अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो चूँकि सभी एक ही एंगल के लिए निकालने होंगे तो वहाँ पर एक ही एंगल्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। अब इवेल्युएट करने के लिए कहे, वेरीफाई करने के लिए कहे, सबके लिए प्रोसेस वही है कि पहले उन टी रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उन वैल्यू को वहाँ पुटअप करके जो है उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स और उनके बीच जो रिलेशन है उसमें सबसे हमारा इनिशियल जो बेसिक्स है वह है टी रेशियो, मतलब कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। उन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में अगर कुछ इंफॉर्मेशन हो तो बाकी के वैल्यूज हम वहाँ पर निकाल सकें, तो उसके लिए वर्कआउट हुआ।
तो आपका सबसे इनिशियल टर्म्स यही था टी रेशियोज, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें कि आपका कोई एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, बाकी निकालना, कुछ पार्टिकुलर निकालना, उनके बीच रिलेशन वेरीफाई करना, ठीक है। तो ये सारे वर्क जो आपका इससे हो सकता है। तो इनमें आइडेंटिटीज़ याद होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ का इम्पोर्टेंस जो होगा वो बढ़ते है। क्योंकि टी रेशियोज है तो उसमें हमारे आइडेंटिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आइडेंटिटीज आपके लिए कंपलसरी होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम अपने इनिशियल वर्कआउट जो है वह कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ले रहे हैं तो इसमें अगर यह आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है, राइट आइसोसेलेस होगा, तो परपेंडिकुलर बेस सेम होने के कारण tan का वैल्यू जो होगा वह आपका 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम होगा। लेकिन जैसे जैसे परपेंडिकुलर मतलब एंगल बढ़ेगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बढ़ते जाएगा, बेस हमारा वही रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे ये अगर साइन C के लिए लेते हैं तो C का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, तो C बढ़ने का अर्थ क्या है, ये एंगल आपका बढ़ते जाएगा। तो P और H का रेशियो होता है, तो उसमें साइन का वैल्यू जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा। अगर थीटा डिक्रीज करता है तो साइन का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो चूंकि इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये आपका सेम तभी होगा जब यह राइट एंगल हो, ठीक है। तो वहाँ पर वैल्यू आपका 1 हो सकता है, क्योंकि राइट एंगल से बड़ा इसमें हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन का वैल्यू तत्काल अभी 10th क्लास तक 1 से ग्रेटर नहीं जा सकता है। वहीं कॉस लें तो ये बेस बाई हाइपोटेनस होता है, BC बाई AC। तो इस एंगल के बढ़ने से इसमें बेस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, आपका ये इंक्रीज करेगा। तो ये वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू रिड्यूस होगा, वह घटेगा। तो जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ेगा कॉस का वैल्यू घटेगा और साइन का वैल्यू बढ़ेगा। जबकि tan लें तो परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो इसमें AB बाई BC, तो इसमें एंगल के बढ़ने से ये AB आपका इंक्रीज करेगा, जबकि BC वैसे ही वैसे रह जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि थीटा का वैल्यू बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको 0 से 90 के बीच में भी चलना है, तो थीटा का वैल्यू बढ़ने के साथ साइन का वैल्यू जो है वह बढ़ेगा, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, हाइपोटेनस भी इनिशियली इंक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा स्लाइटली हाइपोटेनस इंक्रीज करता है, तो रेशियो हमारा वहाँ पर इंक्रीज होता है। तो 0 से 90 के बीच साइन का वैल्यू एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है, मैक्सिमम आपका 1 तक जा सकता है। अगर साइन यहाँ पर एंगल 0 है तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है। कॉस में अगर जाते हैं तो कॉस अगर आपका 0 है तो बेस और हाइपोटेनस जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। लेकिन जैसे जैसे ये इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे वहाँ कॉस का वैल्यू रिड्यूस होगा। tan परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, तो एंगल के बढ़ने के साथ साथ जो है वहाँ पर आपका क्या होगा कि वैल्यू जो होगा परपेंडिकुलर के बढ़ने से वहाँ इंक्रीज करेगा। तो 0 से 90 के बीच जैसे जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वैल्यू जो होगा tan का इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो साइड्स या एंगल्स के बढ़ने और घटने से ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो होता है वो आपका चेंज होता है, जो हम लोग आगे के टॉपिक्स में देखेंगे, आगे के जो है क्लासेज में देखेंगे, ठीक है। तो ये आज का आपके लिए जो है टॉपिक एंड हुआ। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स को गेन करने के लिए हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट RXL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहें, आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। ओके, थैंक यू।